हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 आईपीसी के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और इस जजमेंट में उन्होंने पूरा क्लियर किया है जो बिना किसी जांच के किसी भी पर्सन का इस सेक्शन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होगा। एक्चुअली इस सेक्शन का जो मिसयूज हो रहा है उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया है और इस जजमेंट के बारे में आपको समझना और जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें उन्होंने एक कंप्लीट गाइडलाइन दिया है जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन के अंदर एक डिटेल गाइडलाइन दिया गया। उसी गाइडलाइन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो हाँ इसे फॉलो करना जरूरी है और इसी में उन्होंने ये भी कहा जो अब बिना जांच के किसी भी तरह का गिरफ्तारी होना जो है वो वैलिड नहीं है इस सेक्शन के अंदर, तो बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं जो 498 सेक्शन में क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है, साथ ही ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस सेक्शन के अंदर क्या ऐसा गाइडलाइन रहा है, उस गाइडलाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत तरीके से देख रहे हैं इस सेक्शन को, जो कई बार उनके पास इस तरह के पिटीशन गए हैं, कई बार इस तरह के केसेस गए हैं जिसमें कि वो बार बार ये देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस सेक्शन का मिसयूज हो रहा है। वैसे ही इस सेक्शन के अंदर भी जो वाइफ के द्वारा जो फाइल किया गया, वाइफ के द्वारा जो ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया गया था, एक्चुअली ये मामला सिर्फ और सिर्फ वाइफ के द्वारा यहाँ पे जो रिलीफ लेने गई थी वो सिर्फ और सिर्फ केस को ट्रांसफर करने के लिए गई थी जिससे कि केस लोकल एरिया में जो है इसको ट्रांसफर करा पाए। लेकिन इस केस के अंदर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लास्ट डिस्कशन करना चाहा जो आखिर ये मामला क्या है। जब उन्होंने इस मामले को बहुत डिटेल में सुना, जब इस मामले को उन्होंने काफी डिटेल में सुना तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ यहां पे सेक्शन 498 का जो है वो मिसयूज हो रहा है और ये जो है वो कई मामले में देखा गया है जो इसका मिसयूज करते हुए हस्बैंड और उनके फैमिली वाले को काफी ज्यादा परेशान किया जाता है। और क्योंकि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसके कारण विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट एनी कंफर्मेशन, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन जो है हस्बैंड और उनके रिलेटिव को अरेस्ट करने का यहाँ पे जिनका उसमें नाम है उनको अरेस्ट करने का यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। तो इसी प्रोविजन को लेकर के यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना रहा जो कहीं ना कहीं इस सेक्शन को जिस चीज के लिए बनाया गया था, जिस प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, जो विमेन का प्रोटेक्शन हो पाए, वो कहीं ना कहीं इसका जो है वो मिसयूज कर रही है। और इस केस में भी यही देखा गया जो कहीं ना कहीं रिलेटिव और उनके हस्बैंड को जो है वो मिसयूज, इस सेक्शन का मिसयूज करते हुए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसी मिसयूज के चलते ही ऑनरेबल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिटेल गाइडलाइन रहा है क्रिमिनल रिवीजन के अंदर, ये क्रिमिनल रिवीजन आप नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर ही ये डिटेल गाइडलाइन है और मैं किसी वीडियो के अंदर इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा जो वो डिटेल गाइडलाइन क्या है। लेकिन फिलहाल अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी डिटेल गाइडलाइन को कहा जो ये गाइडलाइन बहुत सही है। देखिए यहाँ पे सेक्शन, अगर मैं लीगल बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो सेक्शन 498A आईपीसी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं हस्बैंड और उनके रिलेटिव को, वुमेन के हस्बैंड और उनके रिलेटिव को पनिशमेंट के बारे में कहा है जिसमें कि अगर किसी भी तरीके से अगर महिला को, जो विमेन है, उनको अगर परेशान किया जा रहा है, उनको अगर हरास किया जा रहा है तो उस क्रुएलिटी के बेसिस पे जो है वो पनिश किया गया है और इंप्रिजमेंट इसमें जो है अप टू 3 ईयर और फाइन दिया गया है। लेकिन इसी गाइडलाइन के बेसिस पे जो अर्लियर जो प्रेसिडेंट दिया गया है अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अगर इस केस के बारे में बात करें तो ये मामला भी 498A आईपीसी का ही था जिसके अंदर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था जो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना कहीं भी वैलिड नहीं है। इस तरह के एफआईआर में जिसमें कि सेक्शन 498A मेंशन किया गया है उस तरह के केस में भी उन्होंने ये गाइडलाइन दिया था और बोला था जो पहले सेक्शन 41 सीआरपीसी का जो है वो नोटिस देने का जो गाइडलाइन है वो फॉलो करना पड़ेगा। देखिए इसमें कई बार जजमेंट आ चुके हैं, कई बार गाइडलाइन आ चुके हैं, कई बार इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस सेक्शन का जो है वो मिसयूज अभी भी हो रहा है और इस केस के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ जो अभी भी सेक्शन 498A के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज किया जा रहा है। उसके बाद एक 2018 का जो मामला था जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सोशल एक्शन फॉर्म ऑफ मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर भी एक डिटेल गाइडलाइन दिया था जिसमें कि फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाने का जो है बात हुई थी। लेकिन ये मामला होने के बावजूद भी आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में भी कहीं ना कहीं सेक्शन 498A का जो है वो वायलेशन हो रहा है, उसका मिसयूज किया जा रहा है।
और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है, सेक्शन 41A का जो सीआरपीसी का जो नोटिस का प्रोविजन है, वो भी प्रोविजन कोई फॉलो नहीं करता है किसी भी तरह के अरेस्ट के प्रोविजन में। वो एक लैंडमार्क जजमेंट रहा अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला था, ये जो मामला था आपका, ये एक अरेस्ट के प्रोविजन के लिए एक बहुत ही बड़ा ये लैंडमार्क जजमेंट रहा इस केस के अंदर। ये इस केस से ही एफआईआर में जब कभी भी अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि बहुत ज्यादा कॉग्निजेबल नहीं है, उन केसेस में ये प्रोविजन दिया गया, जो आप सेक्शन 41A सीआरपीसी का जो है वो नोटिस का प्रोविजन है, जो पहले आप अरेस्ट करने से पहले उन्हें नोटिस देकर के बुलाओगे आप, उसके बाद ही आप किसी तरह का फर्दर प्रोसेस करोगे। देखिए यहाँ पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें जजमेंट में हाईलाइट जो रहा है वो किन बातों का रहा है, तो उन्होंने पहली बात तो जो क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उस क्रिमिनल रिवीजन को जो है वो फॉलो करने के लिए बोला, और साथ ही उसमें जो कूलिंग पीरियड है बिफोर अरेस्ट वो उसे फॉलो करने के लिए कहा। जब भी कभी किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने की बात आएगी सेक्शन 498 के अंदर, तो उसमें कम से कम जो है 2 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाएगा और 2 महीने तक इन्वेस्टिगेशन होगी। 2 मंथ का जो है यहाँ पे वो कूलिंग पीरियड दिया गया। उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने के बाद ही उस पर्सन को या उस हस्बैंड या उनके फैमिली मेंबर को अरेस्ट किया जाएगा जिस भी पर्सन का उसमें नाम है। साथ ही इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया, जो फैमिली वेलफेयर कमेटी का जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनाई जाए, जिस कमेटी का काम क्या होगा, जो वो एग्जामिन करेंगे सेक्शन 498A का जो प्रोविजन, जो कंप्लेन आएगा उस कंप्लेन को बिफोर कोई भी कोरिसिव एक्शन लेने से पहले इसे एग्जामिन करने का इन्हें राइट दिया गया। जो फैमिली वेलफेयर कमेटी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाए, उसका काम यही होगा कि वो सेक्शन 498A आईपीसी के अंदर जो भी कंप्लेन आए तो उसमें कोई भी एक्शन लेने से पहले उसका डिटेल एग्जामिन करें, ताकि जो उसमें ये पता चल जाए जो एक्चुअल में ये कहानी है या नहीं है। क्योंकि कई बार यही देखने के लिए बाद में पता चलता है जो एफआईआर दर्ज हो गया, मामला चला, लेकिन बाद में हमें पता चला ये न कहीं सेक्शन 498A आईपीसी का जो है यहाँ पे मिसयूज हो रहा था और महिला के द्वारा हस्बैंड और उनकी फैमिली वाले को हरास किया जा रहा था। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना रहा है इसमें, जो अरेस्ट शुड नॉट बी मेड विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सेप्शनल केसेस। देखिए इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना रहा, जो किसी भी केस के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आया कंप्लेंट उससे विद इन 2 मंथ किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लें। यहां पे टाइमलाइन दे दिया गया, जो आप 2 महीने तक जो है किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी दिया यहां पे, जो अगर कोई ग्रीवियस हर्ट दिख रहा है या कोई ड्रॉरी डेथ यहां पे हो गया है, तो इस 2 कंडीशन में जो है वो अरेस्ट का प्रोविजन हो सकता है इमीडिएट। अदरवाइज जिस दिन से कंप्लेंट आया, डेट ऑफ कंप्लेंट जो होगा उस दिन से लेकर के 2 महीने तक, मतलब कंप्लेंट आने के बाद का 2 महीना जो है उसमें किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट किस केस में, जो अगर उसमें कोई ग्रीवियस हर्ट या ड्रॉरी डेथ अगर नहीं दिख रहा है, तो अगर ये दोनों कंडीशन आ रहे हैं, जो अगर किसी महिला का डेथ हो गया या कोई ग्रीवियस हर्ट आया है, तो उस कंडीशन में वो अरेस्ट का प्रोविजन आएगा। अदरवाइज 2 महीने तक का टाइम दिया गया है, 2 महीने तक आपको सिर्फ और सिर्फ इसका इन्वेस्टिगेशन करना है, और फैमिली वेलफेयर कमेटी के द्वारा कहा गया है जो ये कंप्लेन आया है सेक्शन 498A के अंदर उसे एग्जामिन करोगे, और इस फैमिली वेलफेयर कमेटी को जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर्मेट करने के लिए बोला गया है, इसको फॉर्मेशन करने के लिए बोला है। और इस पूरे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया है उन फैमिली मेंबर को हरास करने से, जो कि कहीं ना कहीं फॉल्स कंप्लेन के चक्कर में फंसते हैं, जिसके कारण क्या है, जो ओरिजिनल विक्टिम होती हैं, जो जेन्युइन विक्टिम्स होती हैं, उनका कहीं ना कहीं राइट वायलेट होता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है, ये दोनों चीजें हैं। देखिए यहाँ पे दोनों सिचुएशन आता है, ऐसा नहीं है जो महिला के साथ किसी भी तरह का अपराध नहीं हो रहा है, ड्रॉरी पे जो है वो किसी तरह का जो है अपराध नहीं चल रहा है, उनके साथ मारपीट नहीं किया जाता, ऐसा भी नहीं है। देश के कई इलाके में ऐसा भी देखा गया है जो अभी भी उनके साथ उतने ही निर्दयता के साथ उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिला है जो महिलाओं के द्वारा हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर को जो है हरास करने की बात आई है। तो इन्हीं दोनों कंडीशन को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट के अंदर जो है वो एक डिटेल जो है इंफॉर्मेशन दिया है, डिटेल गाइडलाइन दिया है, जिसमें कि उन्होंने 2 महीने का कूलिंग पीरियड दे रखा है। जो आप 2 महीने तक पहले इन्वेस्टिगेशन करो, पहले ये देखो जो केस में कितनी सच्चाई है, केस में पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर लगता है जो हाँ केस बनना चाहिए और कहीं ना कहीं इस तरह का इशू है, उसके बाद आप अरेस्ट का प्रोविजन जो है यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं, उन पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो इस गाइडलाइन के द्वारा जो है वो दोनों चीजें देखी गई है, इस गाइडलाइन के द्वारा जो है वो दोनों चीजें फॉलो की गई है। जो
उसे भी प्रोटेक्ट किया गया है। जो फैमिली और हस्बैंड जो है वो हरास हो रहे हैं उन्हें भी प्रोटेक्शन दिया गया है। साथ ही जो ओरिजिनल विक्टिम है, साथ ही जो जेन्युइन विक्टिम होती हैं उन्हें उनके भी राइट को जो है यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जो है ये कहा गया है। जो सेक्शन 498A कहीं ना कहीं उन महिलाओं को जो कि जेन्युइन विक्टिम है उन्हें सपोर्ट जरूर करती हैं, उन्हें जरूर बचाती हैं, लेकिन अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो इन गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद कहीं ना कहीं उसकी मिसयूज को जो है वो कम किया जाएगा, उसकी जेन्युइनिटी को वहां पे देखा जाएगा। तो इस केस के अंदर भी गाइडलाइन लाने का जो है वो मेन पर्पस यही रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो मेन इसमें यही बात रही है। जो 2 महीने तक अरेस्ट का प्रोविजन नहीं दिया गया है, अगर किसी भी तरीके का जो है अगर उसमें कोई डेथ या ग्रीवियस इंजरी नहीं है या ऑफेंस पनिशेबल विद 10 और मोर ईयर नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन दिया गया है। जो अगर ये कंडीशन नहीं है तो 2 महीने तक का अरेस्ट नहीं हो सकता है इस सेक्शन 498A के अंदर। अगर ये दोनों कंडीशन आ रहे हैं, जो अगर किसी तरह का डेथ हो गया है या ग्रीवियस इंजरी है या कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया है जिस ऑफेंस के अंदर जो है पनिशमेंट जो है 10 साल या उससे ज्यादा का पनिशमेंट आ रहा है, तो ऐसे केस में अरेस्ट का प्रोविजन अभी भी है और उन पर्सनों को अरेस्ट किया जाएगा। दूसरा चीज जो कहा गया जो फैमिली वेलफेयर कमेटी के बारे में, देखिए ये फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाने की बात कही गई है। इस कमेटी को जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाने की बात कही गई है, जो कि क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे कंप्लेंट को, ठीक है, और दोनों पार्टी से बात भी करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे पुलिस में और मजिस्ट्रेट के पास विद इन 60 डेज। देखिए 60 डेज के अंदर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जब उनके द्वारा किसी भी कंप्लेंट को एग्जामिन कर लिया जाएगा, साथ ही पार्टियों से इंटरेक्शन भी हो जाएगा और बीच में वो सेटलमेंट करने की भी कोशिश में होंगे। अगर किसी तरह का मामला नहीं बनता है तो वहां पे इस मैटर को वहीं पे सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश में रहेंगे। वेलफेयर कमेटी वहां पे इस मामले को खत्म करने के लिए भी डिस्कशन करेंगे और जो भी रिपोर्ट बनेगा उस रिपोर्ट को वो पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने 60 दिन के अंदर जो है वो सबमिट भी करेंगे। और इसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया, जो डायरेक्शन दिया गया, जो पुलिस वहां पे जो है पोस्ट फैमिली वेलफेयर कमेटी रिपोर्ट वो अरेस्ट का प्रोविजन नहीं है, वो अरेस्ट नहीं कर सकती, कोई कॉरेसिव एक्शन नहीं ले सकती फैमिली के अगेंस्ट और उनके हस्बैंड के अगेंस्ट। अगर उस केस के अंदर वो जो मैंने एक्सेप्शन वाली बात बताई थी, जो किसी तरह का डेथ या ग्रीवियस हर्ट नहीं दिख रहा है तो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये जो है फैमिली वेलफेयर कमेटी वाली बात, ये आपका जो है वो एप्लीकेबल होगा नेशन वाइड। मतलब ये जो आया था आपका वो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये जजमेंट आया था, डिटेल गाइडलाइन आया था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया जो ये कहां पे एप्लीकेबल होगा, जब तक कोई डिटेल गवर्नमेंट का जो है, कोई पार्लियामेंट का जो है वो कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी या लॉ नहीं आ जाता, तब तक जो है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। तो इसमें ये जो जजमेंट आया था वो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसमें कि ये डिटेल गाइडलाइंस हैं, लेकिन यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑल ओवर इंडिया पे, ऑल अक्रॉस इंडिया पे जो है वो एप्लीकेबल कर दिया। कब तक? जब तक कि कोई इस पे यूनियन गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी या लॉ नहीं आ जाता, तब तक जो है ये पूरा एप्लीकेबल होगा। तो इससे क्या फायदा होगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये जजमेंट जो है वो दिया है, उससे क्या फायदा है, उस फायदे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिसके क्या है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलेगा इनोसेंट फैमिली मेंबर को, जो कि इस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर फंसते थे, उन्हें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलेगा। साथ ही जो जेन्युइन विक्टिम है उनके साथ जो क्रुएलिटी हो रहा है उसे भी कहीं ना कहीं सेफ करने की बात कही गई है, उन्हें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने की बात कही है, जो ऐसा ना हो जो जेन्युइन जो विक्टिम है उनके साथ कुछ गलत हो जाए। और लेकिन साथ ही साथ कुछ सेफ गार्ड जो है ये भी दिया गया है, जो राइट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन के भी राइट की बात की गई है, जो कहीं ऐसा ना हो जो मतलब इलीगल अरेस्ट हो जाए, अपराधी नहीं है, जिन्होंने ऐसा एक्टिविटी नहीं किया है, जिन्होंने किसी भी तरह का कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं किया है, कोई ऐसा एक्ट नहीं किया है जो कि अपराध की कैटेगरी में आता है, लेकिन फिर भी उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। तो इस तरह के अरेस्ट के प्रोविजन से भी यहाँ की कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने की बात, साथ ही इस तरह के मैटर को जो है वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट करके खत्म करने की बात कही है। इस तरह के मैटर जो है वो ज्यादा लिटिगेशन में ना जाए और लिटिगेशन का जो बर्डन है वो भी कम हो। साथ ही फैमिली डिस्प्यूट जो लिटिगेशन में आ जाते हैं फिर वो कोर्ट पे डिपेंड हो जाते हैं, जो कोर्ट जो डिसीजन देगा उसी से काम चलेगा। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे बैठ करके बात करके उसे रिजॉल्व करने का भी इसमें जो डायरेक्शन आया है उससे ये फायदा मिलेगा। जो लोग आपस में बैठ करके, जो 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया गया है, उस कूलिंग पीरियड में कहीं ना कहीं लोग आपस में बैठ करके डिस्कशन करेंगे और कहीं ना कहीं उस मैटर को शांत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो प्रीवियस टाइम में जो सेक्शन 498A पे जो जजमेंट आया था अरनेश कुमार का,
उसके लिए भी कहा गया, जो वो भी एक अरेस्ट का प्रोविजन दिया गया था, वो भी इसी चीज के लिए दिया गया था ताकि ये जो मतलब मिसयूज हो रहा है सेक्शन 498 का, वो कहीं ना कहीं उससे जो हस्बैंड या उनके फैमिली मेंबर है उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल पाए। देखिए, ये कई बार ये ऐसा देखा गया है, जो महिलाओं के साथ भी अपराध अभी कम नहीं हुआ है। जो अगर इस तरह के सेक्शन को हम बिल्कुल हटा देते हैं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महिलाओं के साथ अपराध अगर हम जनरल ऐसे बात करें तो अभी भी कम नहीं हुआ है। अभी भी कई इलाके, कई ऐसे शहर, कई ऐसे जगह देखे गए हैं जहां पे महिलाओं के साथ उतना ही दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन साथ ही ये भी बहुत देखने के लिए मिल रहा है कि इस सेक्शन का कहीं ना कहीं गलत यूज हो रहा है, और वो जो लोग जो कि काफी समाज में अपना नाम रखते हैं, वो काफी उनकी गुडविल है, उन्हें भी किसी न किसी तरीके से इस सेक्शन का यूज करते हुए उन्हें परेशान करने का कोशिश किया जा रहा है। साथ ही इसमें ऐसे भी पर्सन कोई जो कि जिन्होंने अपराध नहीं किया है, जो अपराधी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 498A का जो है प्रोविजन लगने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ता है, जिससे कि उन्हें जो लोकेलिटी है, जो सोसाइटी है, उनमें कहीं ना कहीं बदनामी होती है, और जिसके कारण जो मामला नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो सकता था, जो मामला बैठ करके डिस्कशन करके खत्म हो सकता था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये जेल जाने के प्रोविजन के चलते वो डिस्प्यूट और कम होने की बजाय और बढ़ जाता है। तो इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया, ये जो गाइडलाइन आया है, वो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो गाइडलाइन था, इसे फॉलो करने के लिए कहा। इसमें 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया गया। साथ ही फैमिली वेलफेयर कमेटी को जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटअप करने की बात कही गई, जो वो सारी जो है डिस्कशन करके, आपस में कंसल्टेशन करके और दोनों पार्टी से डिस्कशन करके जो भी रिपोर्ट होगा वो सबमिट करेंगे पुलिस और मजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद ही कोई अरेस्ट का प्रोविजन आएगा। ये सारी बातें इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कवर कर रखा है। आप इस जजमेंट को जो है वो अपने लिए यूज कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके का इस तरह का मामला अगर बनता है तो इस जजमेंट का यूज कर सकते हो। शिवांगी वलसे वैसे साहिब बंसल, ये जो है आप जजमेंट है, इस जजमेंट का आप यूज कर सकते हो अगर इस तरह का कोई मामला अगर आपके सामने में दिख रहा है या किसी के पर्सन के साथ हो रहा है तो इस जजमेंट का यूज करके उन्हें कुछ टाइम मिल जाएगा, 2 महीने का कूलिंग पीरियड मिलेगा, जिसमें कि वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी ये रहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कि सेक्शन 498A के अंदर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।